नमस्कार किसान भाइयों, लाइव फोन इन कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, जो धूप अभी हमें बड़ा ही सुकून दे रही थी, हम बैठ रहे थे उसमें, गुनगुनी धूप हमें बड़ी अच्छी लग रही थी, भाई अब वही धूप हमें चुभ रही है, थोड़ा सा परेशान कर रही है। जलवायु परिवर्तन के साथ साथ मौसम में भी बदलाव देखने को मिलता है। जी हाँ, आने वाले समय में ग्रीष्म ऋतु आने ही वाली है। भाई इस ऋतु में आप अपनी उद्यानिकी फसल में उत्पादन किस प्रकार से ले सकते हैं, साथ ही साथ सामयिक कार्य किस प्रकार से किए जाएं। बहुत सारे ऐसे सामयिक कार्य हैं, जैसे कि खेत की तैयारी कैसे करें, पौध निर्माण कैसे करें, उसके बाद में आपको जो सिंचाई की व्यवस्था है, उसके बाद आपको कीट और रोगों का प्रबंधन भी करना पड़ता है। भाई जब फसल तैयार हो जाए तो फिर भंडारण की समस्या आती है, फिर आप उसका प्रसंस्करण कैसे करें। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके भी मन में उठ रहे होंगे, तो जल्दी से हमारा फोन नंबर नोट कर लीजिए, जो कि है 0755266049। साथ ही साथ हमारा टोल फ्री नंबर 1800233040। आपके प्रश्नों का हमें इंतजार रहेगा। तो चलिए उससे पहले मिल लिया जाए हमारे आज के विशेष अतिथि से, जो कि है डॉक्टर विजय अग्रवाल। ये विशेषज्ञ हैं कृषि अनुसंधान केंद्र पवारखेड़ा से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि जो ग्रीष्मकालीन सब्जियां हैं वो कौन कौन सी हैं, और किसान भाई कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं अपने खेतों में। देखिए किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सब्जियों का मौसम वर्ष भर रहता है, लेकिन मौसम के हिसाब से सब्जियां अलग अलग होती हैं और ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आने वाला समय ऐसा है कि जिसमें तापमान बढ़ेगा और सिंचाई के लिए पानी की कमी होगी। तो ऐसे में जो गहरी जड़ों वाली फसलें होती हैं वो इस समय में बहुत ज़्यादा प्रयुक्त होती हैं। अगर उदाहरण के लिए बात करें तो जितनी भी कद्दू वर्गीय सब्जियाँ होती हैं, जिसमें आप देखेंगे कि लौकी, गिलकी, तरबूज, खरबूज जो प्रमुख फसल है हमारे मध्य प्रदेश की, ये साथ में करेला जैसी फसलें होती हैं, वो भी इसी मौसम में लगाई जाती हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो भिंडी की फसल होती है, भिंडी वैसे तो बरसात में भी लगाई जाती है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में भी इसको लगाया जाता है। और ये जो जायद का मौसम, अभी फरवरी का महीना जो शुरुआत हो रही है, मार्च आने वाला है, तो इस समय इन सारी फसलों को हमारे किसान भाई लगा सकते हैं। जी ठीक है। पौध की तैयारी किस प्रकार से करेंगे? क्या किसान भाइयों को आप ये समझाना चाहेंगे कि सीधे वो बीज लगाएं या फिर नर्सरी में पौध तैयार करें? किस प्रकार से अपने खेतों में बुवाई करें? देखिए, आपने अच्छा प्रश्न किया है। आज के समय में हमें दो तीन चीज़ें, हमने जैसे यहाँ पर बोला कद्दू वर्गीय सब्जियाँ। कद्दू वर्गीय सब्जियाँ मतलब जो भी बेल वाली सब्जियाँ होती, जैसे गिलकी, लौकी, करेला, है ना, तरबूज, खरबूज, तो इनकी जड़ें होती हैं, गहरी जाती हैं और ये खेत में बड़ी दूर दूर पे लगाई जाती हैं। यानी कतार से कतार की बात करें तो 1.5 से 2 मीटर, पौधे से पौधे की दूरी इसमें 1 मीटर रहती है। तो इसको, क्योंकि जो पूरा हमारा 1 एकड़ का क्षेत्र है या 2 एकड़ या 1 हेक्टेयर में किसान भाई लगाने जा रहे हैं। किसान भाई देख भी रहे हैं, हमारी स्क्रीन पर चल रहा है जी, टमाटर भी देख रहे हैं। जी, टमाटर तो इस समय खेत में लगा हुआ है। खैर इस समय अभी खेत में इस समय टमाटर को लगा रखा है और बिल्कुल, यानी अभी 2 महीने तक खेत में टमाटर रहेगा। तो जैसा हमने बताया कि कद्दू वर्गीय सब्जियों के जो पौधे हैं वो सीधे खेत में ना लगाएं, पहले इनको पौधों को तैयार कर लें। तैयार करने के बाद इनको रुपाई करने की आवश्यकता होती है। इसमें एक फ़ायदा ये होता है कि बीज कम लगता है, है ना, और पहले 15-20 दिन में जब रोपा तैयार हो जाता है, फिर उसके बाद निर्धारित दूरी पर खेत को तैयार करके उसमें पौधों की रुपाई करें, है ना। इसके बाद इसमें एक और फायदा होता है कि जब एक जगह पे हम पौधे को तैयार करते हैं तो जो मुख्य खेत है वहां पर यदि अभी दूसरी फसलें लगी हैं तो उससे भी हमें उत्पादन मिल रहा है। और जैसे ही ये हमारे पौधे तैयार हो जाएंगे, और पौधे तैयार करने के लिए इसके लिए सबसे अच्छा होता है कि जो काले रंग की प्लास्टिक आती है, पॉलीथीन आती है, उसमें हम इसके पौधों को एक एक बीज डाल के पौधों को तैयार कर, में भी तैयार किया जा सकता है। प्रोट्रे में भी इसको तैयार किया जा सकता है। उसमें हम कोकोपीट को मिला देते हैं, वर्मीकुलाइट और परलाइट या कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट को मिलाकर इसमें तैयार किया जा सकता है। लेकिन जैसा कि अपन ने बताया था कि भिंडी भी इस समय लगती है, तो भिंडी को हमें सीधे खेत में लगाना है। यानी भिंडी को हमें पौधे तैयार नहीं कर रहा है किसान भाई। आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि हमारे साथ हमारी एक दर्शक जुड़ चुकी है, साधना मिश्रा जी, इंदौर से। नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए आप अपना प्रश्न। नमस्कार जी, मैं साधना मिश्रा इंदौर से बात कर रही हूँ। हमारे पिछले 10-12 साल से अंगूर के पौधे लगे हुए हैं, लेकिन उनमें फल नहीं आता है और बरसात में पत्ते आते हैं, बाद में वो भी नहीं आते हैं। अच्छा जी।
जी जी। देखिए अंगूर में अंगूर की फसल में क्या होता है कि जो उत्पादन होता है, पहले हमें ध्यान रखना होता है कि जो अंगूर का पौधा है वो कहाँ से लिया है, कौन सी किस्म का है, क्या हमारे इधर के लिए उपयुक्त किस्म है। अच्छा अच्छा, जलवायु, मिट्टी, हाँ, सभी लेकिन जमीन, मध्य सभी कुछ प्रदेश करते में हैं। जो जी, हमारा रतलाम वाला क्षेत्र है, निमाड़ वाला क्षेत्र, वहां पर अंगूर की खेती वैसे ही होती है। जी। इसमें क्या होता है, फफूंद जनित रोग लगने की बहुत ज्यादा संभावना होती अच्छा है। जी। तो इनको मैं ध्यान देना होगा कि इसमें है ना, जो भी पौधा लगाया है वहां पर अच्छे से भली भांति उसकी गुड़ाई करें, गोबर की और देसी खाद का प्रयोग इसमें करें। और इसमें जैसा बताया कि पत्ते गिरने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि इसमें फफूंद जनित रोग आते हैं और बाद में बेल पूरी खाली दिखाई देने लगती हाँ है। जी। तो इसमें आप है ना, फफूंद नाशक के रूप में जो कॉपर युक्त फंजीसाइड होता है उसका आप इसमें छिड़काव करें। और ध्यान रखें कि इसमें हमको कटिंग समय समय पर, साल में 2 बार इसकी कटिंग होती है, एक बार मई जून में करेंगे, एक बार दिसंबर में करते हैं। तो उन चीज़ों को भी, क्योंकि ये मंडप के रूप में ऊपर हम इसको बेल जी, को जी, ले जाते हैं, जी। फिर इसमें से जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं उसमें से ही फल और फूल आते हैं। जी। तो पहले तो हमको ये आश्वस्त होना चाहिए कि पौधा सही है या नहीं है, ठीक है। सही किस्म का अपने क्षेत्र के लिए है या नहीं है, ज़्यादा जल भराव की स्थिति तो नहीं हो रही है, उसके पौधे में अच्छी मात्रा में हमको गोबर की खाद वगैरह हमको देनी है। और अगर किसी प्रकार के फफूंद या पत्तियों में खराब होने के निशान आ रहे हैं तो उसमें ताम्र युक्त फफूंद नाशक का भी प्रयोग इसमें करें, तो इससे समस्या जो है वो नहीं होगी। जी, हम आशा करते हैं कि हमारी जो दर्शक हैं उनको उनका प्रश्न का जवाब मिल चुका होगा। हम पुनः अपने विषय पर आ जाते हैं, डॉक्टर साहब जवाब बताएं। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि जो भिंडी फसल है, तो भिंडी को हमको है ना खेत में सीधे नहीं लगा के, यानी मतलब इसके पौधे तैयार नहीं करके खेत में सीधे लगाना हाँ है। जी। तो इसके लिए हमको पहले भली भांति खेत को तैयार करना पड़ेगा। अच्छा जी। फिर उसके बाद ही सीड्रिल के माध्यम से या डिबलर के माध्यम से, या फिर हम कतार में लगभग 20 से लेकर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक एक बीज को बोकर भी भिंडी को लगा सकते हैं। लेकिन कद्दू वर्गीय जो पौधे हैं उनको पहले आप तैयार कर लें, उसके बाद ही खेतों में लगाएं। जी, ये बहुत ही अच्छी जानकारी है। किसान भाई अगर इस जानकारी को ध्यान में रखेंगे तो निश्चित तौर पर जब पौध स्वस्थ होगी तो आगे आगे चलकर उनकी जो फसल है वो भी स्वस्थ उन्हें पैदा होगी। किसान भाई, जो उत्पादन से पूर्व कौन कौन सी बातों को विशेष ध्यान में रखें? देखिए, चूंकि हम ग्रीष्म ऋतु की बात कर रहे हैं, जायद की फसलों की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमको ध्यान रखना है कि जो भी हम प्लानिंग कर रहे हैं उसमें सिंचाई का प्रबंधन बिल्कुल हमारे पास सुनिश्चित होना चाहिए, क्योंकि गर्मियों का मौसम है, तापमान बढ़ेगा और नमी कम होगी ज़मीन में। तो हमारे पास पहले सिंचाई की व्यवस्था कर लें। और सब्जियों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें अगर आपके पास कम पानी भी है तो सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के माध्यम से भी प्रयोग किया जा सकता है। लगा सकते हैं? जी जी, इसमें ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बात हमको ध्यान रखनी है कि जहां पर भी अपन खेत में सब्जियां लगा रहे हैं वहां पर खेत को अच्छे से तैयार कर ले, जैविक खाद का भरपूर मात्रा में प्रयोग करें। ये नमी संरक्षण में भी काम आती है और बढ़वार में भी काम आती है। इसके बाद जो भी फसलें हैं, जब इसमें उत्पादन आता है तो ध्यान रखें कि इसको सही समय पे इसकी तोड़ाई करें। यानी मतलब शाम के समय अगर हम तोड़ते हैं या बिल्कुल सुबह सुबह तोड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है ना। पत्ती वाली सब्जियां हैं तो थोड़ा सा हम दोपहर के बाद शाम के समय तोड़ते हैं। किस बाजार के लिए हमें तोड़ना है उसको हमको ध्यान में रखना है। इसके बाद हमको ध्यान रखना है कि जो हम लोग इस सीज़न में जो सब्जियां लेकर आ रहे हैं, जो निकाल रहे हैं, उसको आप सही ढंग से, अगर बाजार में बिक नहीं रहा तो उसे छाये में भंडारण करें, अच्छे से उसका मार्केटिंग प्रबंधन करें। तो इन सब चीज़ों को आपको पहले से देख लेना। जो सब्जियां लगा रहे हैं वहाँ का मार्केट क्या हो सकता है, कहाँ पर हमको बेचनी है, हमको मंडी व्यवस्था पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं तो एकदम क्या होता है, इसमें उत्पादन बहुत ज्यादा आता है इस समय जो हम सब्जियां लगाते हैं और फिर मार्केट में जाता नहीं है तो किसानों को थोड़ा नुकसान होता है। जी जी। जैसे कि आपने बताया कि नमी संरक्षण, तो नमी संरक्षण के लिए एक आपने बताया ड्रिप इरिगेशन, क्या जो मल्चिंग है वो, या और कौन कौन सी विधियां किसान भाई अपना सकते हैं? क्योंकि ये तो अमूमन सी बात है, पानी की कमी तो है ही सही, तो उनको इससे जूझना कैसे पड़ेगा, तो उससे निपटारा पहले कैसे कर सकते हैं? नहीं, देखिए, इसके लिए सबसे अच्छा है कि नमी संरक्षण के लिए सबसे अच्छा होता है इस मौसम में कि हम मल्चिंग या पलवार का प्रयोग करें। पलवार क्या होता है कि जो पौधों का, जहां पर पौधे लगे रहते हैं खेत में, हम ऊपर पलवार बिछा देते हैं, जिससे जो जमीन की नमी है वो भाप बनकर वातावरण में नहीं जाती है, तो नमी का संरक्षण होता है। अब बात आती है कि पलवार हम कौन सी प्रयोग करें। सामान्यतः जैसे मध्य प्रदेश में धान की खेती बहुत ज्यादा होने लगी है, तो जो धान की पुआल होती है उसको भी हम पलवार के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। यानी हम पौधे लगा रहे हैं जहां पर कतार में, उसके ऊपर पौधे के जमीन के बिछा दे
जिससे सीधी धूप जो है ज़मीन पर नहीं पड़ेगी और जो नमी है वो संरक्षित रहेगी। दूसरा हम इसमें आजकल प्लास्टिक मल्चिंग का भी प्रयोग करते हैं। प्लास्टिक की एक यूवी स्टेबलाइज या परावैंगनी अवरोधी जो प्लास्टिक फिल्म्स आती हैं उनका प्रयोग हम कर सकते हैं। उनसे हमें फ़ायदा क्या रहता है कि वो लंबे समय तक वो खेतों में लगाए रख सकते हैं। दूसरी बात क्या होता है कि इसके साथ नमी संरक्षण जब हमें करना है तो हम ड्रिप इरिगेशन का भी प्रयोग करें, है ना। ड्रिप इरिगेशन पहले ड्रिप की लाइनें ज़मीन पर बिछा दें, उसके ऊपर पलवार, चाहे हम जैविक पलवार के रूप में जैसे कि हमने बताया कि धान की पुआल हुआ या किसी पौधों के पत्ते हुए, उनको प्रयोग कर सकते हैं, या फिर हम प्लास्टिक मल्चिंग का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके साथ जब प्लास्टिक मल्चिंग का हम प्रयोग करते हैं तो ध्यान रखना है कि क्योंकि ग्रीष्म ऋतु की बात कर रहे हैं तो इसमें प्लास्टिक की जो फिल्म आती है वो हम परावैंगनी अवरोधी फिल्म लें, यानी नहीं तो वो धूप से जो साधारण फिल्म लेंगे, प्लास्टिक लेंगे, वो खराब हो जाएगी। तो इसमें ध्यान रखना है परावैंगनी अवरोधी होनी चाहिए, यूवी स्टेबलाइज होनी चाहिए, और ऊपर सिल्वर कलर की और नीचे जो है काले रंग की फिल्म हो और लगभग 20 से 25 माइक्रोन इसकी मोटाई हो, वो फिल्मों को बिछाना है, वो फिल्म बिछाना है। इसके नीचे ड्रिप बिछा देना है और जितनी दूरी पर हम पौधे लगाने जा रहे हैं उसमें उतनी दूरी पर छेद करके पौधों को लगा दें, तो इससे नमी भी संरक्षण हो। जी बिल्कुल, किसान भाई इसको ध्यान में रखेंगे और मुझे लगता है कि अगर वो उपयोग में भी लाएंगे तो उन्हें फायदा होगा। किसान भाइयों को कितनी भी हम सलाह भी दें और वो ध्यान भी रखें, फिर भी कीट भी आ जाते हैं, रोग भी आ जाते हैं, उनसे निपटारा किस प्रकार से किसान भाई पाएंगे? देखिए, कीट और रोग जो होते हैं किसान भाइयों का, जब फसल तो लगा देते हैं और सबसे बड़ी उनको समस्या जब आती है जब उसमें जो उत्पादन हो रहा हो और एकदम अचानक से वो खराब होने लगे। वही चीज है कि एक छोटा सा कीट आता है और फसल को एकदम नष्ट करके चला जाता है, किसान भाई कुछ कर भी नहीं पाते। नहीं, तो उसमें सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा तरीका है कि पहले हम रोकथाम करें। रोकथाम करने के लिए तो उसकी शुरुआत फसल लगाने से पूर्व से होती है। जहां पर भी हम सब्जी जैसी फसलें लगाते हैं वहां पर ध्यान रखें कि संभवतः हर दूसरे तीसरे साल में गहरी जुताई कर दें, तो कीट के जो अंडे होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, है ना। सुप्त अवस्था में जो कीट जमीन के अंदर होता है वो खत्म हो जाता है। इसके बाद हमेशा खेत में बदल बदल के ले, क्योंकि अगर एक ही खेत में बार बार एक ही फसल लेंगे तो भी कीट एवं रोगों का प्रकोप ज्यादा होता है। तीसरा चीजें हमें ध्यान रखनी है कि ऐसी किस्मों का प्रयोग करें जिनमें रोगों से लड़ने की क्षमता हो या रेसिस्टेंट वैरायटी हो। ऐसी किस्में आजकल बाजार में उपलब्ध होती है, अनुसंधान केंद्र के द्वारा वैज्ञानिकों से भी इसकी जानकारी आप ले सकते हैं, तो ऐसी किस्मों को लगाएं। चौथा, अपन बीज उपचार कर लें। पांचवा, हमको प्रपंच फसल भी होती है, जैसे आप गेंदा यानी आप टमाटर लगा रहे हैं तो उसके साथ गेंदे की फसल लगाते हैं और पहले रुपाई करते हैं, तो उसमें जो फल छेदक कीट होता है उससे रोकथाम हो जाती है। जब हम गोभी वर्गीय सब्जी लगाते हैं तो उसमें सरसों की फसल लगाते हैं तो वो प्रपंच फसल कहलाती हैं, तो उनका हम प्रयोग करें, है ना। तो ये इन चीज़ों का प्रयोग करके हम रोकथाम कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी चीज आती है कि हम कुछ ट्रैप आते हैं, प्रपंच आते हैं, जैसे हम फेरोमोन ट्रैप हुआ। जब हम इल्ली को हमने देखना है कि खेत में इसका प्रकोप हो रहा है या नहीं हो रहा, तो फेरोमोन ट्रैप लगाएंगे। येलो स्टिकी ट्रैप यानी पीले प्रपंच आते हैं जब हम देखते हैं कि रस चूसक कीट, विशेषकर सफेद मक्खी का प्रकोप तो खेतों में नहीं हो रहा है। बहुत सारी सब्जियों में सफेद मक्खी सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, जिसके कारण से वायरस जनित रोग का प्रकोप होता है। उसको खेत में लगा दें। इसी प्रकार से जो दूसरे रस चूसक कीट होते हैं, विशेषकर थ्रिप्स जैसे होते हैं, उनके लिए हम नीले प्रपंच को भी खेत में लगा सकते हैं। तो रोकथाम करना नियंत्रण से बहुत जरूरी है। अगर उसके बाद समस्या रहती है तो आप जैविक कीटनाशकों का प्रयोग करें, जिसमें नीम का तेल होता है या कई ट्राइकोडर्मा जैसी चीजें होती है जो बीज उपचार में काम आते हैं। इसके बाद एनपीवी होता है, तो इनका प्रयोग करके हम कीट को रोकथाम कर सकते हैं और बीमारियों की रोकथाम कर सकते हैं। किसान भाई समझ चुके होंगे कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। किसान भाइयों, आप कहीं मत जाइएगा, हम लौट के जल्दी आएंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। अरे सुन तो, मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज है सोमवार और सोमवार के दिन हम आपको लाइव फोन इन कार्यक्रम दिखाते हैं कृषि दर्शन का। भाई, आज के अंक में हम चर्चा कर रहे हैं कि ग्रीष्मकालीन उद्यानिकी फसलों में किस प्रकार से आप जो उत्पादन है वो बढ़ाएंगे, साथ ही साथ कौन कौन से सामयिक कार्य करेंगे, इसको लेकर हमें जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर विजय अग्रवाल। डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि जो उर्वरक है उसका उपयोग किसान भाई किस प्रकार से करें, कितनी मात्रा में करें, जिससे कि उनका जो खर्चा है वो भी कम आए और साथ में फसल की जो पैदावार है वो भी अच्छी प्राप्त हो। देखिए, इसमें हमको ध्यान रखना है कि उद्यानिकी फसलों में क्योंकि कम क्षेत्र में इसमें ज़्यादा उत्पादन होता है तो इसकी उर्वरकों की मांग भी अधिक होती है। हाँ, तो इसमें जो हम पहले खाद की बात करते हैं तो विशेषकर गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट जो होती है ये आधार रूप में देनी होती है, यानी खेत की तैयारी के समय इसको हम खेत में मिलाते हैं। फिर इसके बाद समय समय पर हमको इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और बहुत से सूक्ष्म जो होते हैं तत्व होते हैं वो हमें इसको उर्वरक के रूप में पौधों में देने की आवश्यकता होती है। तो चूंकि इसमें बार बार देनी पड़ती है और ज़्यादा मात्रा में देनी पड़ती है तो ऐसी खाद का प्रयोग करना चाहिए जो पौधों में कम मात्रा में पौधे उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। तो इसके लिए सबसे अच्छा होता है कि घुलनशील उर्वरक जो होती हैं, घुलनशील जो पानी में घुलनशील होती हैं, उनका प्रयोग हम करें। क्योंकि हमने जैसे पहले भी बताया कि उद्यानिकी फसलें, चाहे आप सब्जियों की बात करें, फलों की बात करें या फूलों की खेती की बात करते हैं, तो इसमें टपक सिंचाई पद्धति हुआ, माइक्रो स्प्रिंकलर हुआ, मिनी स्प्रिंकलर हुआ, इनका हम प्रयोग करते हैं। तो विशेषकर जैसे कि ड्रिप इरिगेशन होता है, टपक सिंचाई, इसमें वेंचुरी के माध्यम से घुलनशील उर्वरक सीधे पौधों की जड़ों के पास दिया जाता है। अब इसमें 4-5 तरह की उर्वरक आती हैं। विशेषकर जो सबसे पहली अवस्था में जो दिया जाता है वो होता है 19-19-19, यानी इसमें नाइट्रोजन 19% होता है, स्फोर 19% होता है, पोटाश 19% होता है। इसी प्रकार से 20-20-20 आती है। तो ये शुरुआती अवस्था में जब फूल नहीं आता है उस समय इसका प्रयोग करते हैं। और इसके बाद जो 0-52-34 जब फूल और फल की स्थिति पे पौधा आता है तो 0-52-34, फिर इसके बाद जब फल बनने लगता है और रोगों से लड़ने की क्षमता हमारे पौधे को चाहिए रहती तो पोटाश युक्त उर्वरक जैसे कि 0-0-50 आदि का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा सूक्ष्म पोषक तत्व भी इन सब्जियों की फसलों में देना पड़ते हैं। वो भी घुलनशील रूप में उपलब्ध होते हैं, यानी पाउडर फॉर्म में आता है। उसको पानी में घोल के ड्रिप के माध्यम से पौधों पे दीजिए। जिनके इधर ड्रिप नहीं लगा है वो स्प्रेयर के माध्यम से, जिससे हम दवाई वगैरह का छिड़काव करते हैं, उसी मशीन को अच्छे से धोकर और उसमें 4 से 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर हम इसको दे सकते हैं। तो घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग ज़्यादा अच्छा रहता है सब्जी की फसलों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब। जो आलू और प्याज है इसकी वर्ष भर मांग बनी रहती है बाजार में, लेकिन कई बार देखने को आता है कि किसान भाई अपने खेतों में लगाते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, पूरी की पूरी फसल ही खत्म हो जाती है। तो किस प्रकार से देखभाल करें कि जो हमने लागत लगाई है, जो हमने फसल लगाई है, वो हमें भरपूर पैदावार देकर जाए? देखिए, आलू मध्य प्रदेश में बहुत बड़े एरिया में होता है और इसके अलावा प्याज, जो आपने बोला, प्याज का भी बहुत मुख्य फसल है मध्य प्रदेश की। आलू और प्याज क्या होती है, दोनों जड़ वाली फसलें रहती हैं। तो आलू चूंकि अभी इस समय खेत में लगा हुआ है तो इसमें ध्यान रखना है कि आलू की फसल में अच्छा उत्पादन लेने के लिए इसमें मिट्टी चढ़ाना बहुत ही आवश्यक होती है। क्योंकि अगर हम देखेंगे, अगर इसमें पर्याप्त मात्रा में मिट्टी नहीं चढ़ाएंगे तो इसमें उत्पादन सीधे सीधे कम हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो कंद रहते हैं वो विकसित
विकसित नहीं होते हैं। दूसरी चीज होती है, कभी आप देखते हैं कि हरे रंग के भी आलू ऊपर से हरा रंग आ जाता है, तो वो भी सूरज की रोशनी के संपर्क में आने से ऐसा होता है और वो नुकसानदायक भी होते हैं। इस प्रकार के भी नहीं है, जी नुकसान जी करते हैं। जी, तो इसमें क्या होता, और दूसरा आलू की फसल में क्या होता है कि रस चूसक कीट और जो झुलसा जैसी बीमारियां भी काफी आती हैं। तो इनको आपको ध्यान से रखना है, मिट्टी चढ़ाना है। रस चूसक कीट अगर खेत में दिख रहे हैं तो उसके लिए आप है ना नियंत्रण का उपाय अपनाएं। अगर पत्तियों में आप देखेंगे झुलसा या जलने जैसे सिम्टम्स या समस्याएं दिखाई दे रही हैं तो उसके लिए फफूंदनाशक का प्रयोग करें। इसके बाद आप देखेंगे कि इस समय प्याज और लहसुन जैसी फसलें भी खेत में लगी हुई हैं। ये भी जड़ वाली या जमीन के अंदर, भूमि के अंदर ही होती हैं। और इस समय इसमें देखते हैं कि रस चूसक कीट का बहुत ज्यादा प्रकोप हो रहा है। रस चूसक कीट में इसमें क्या होता है, प्याज और लहसुन के ऊपर की जो पत्तियां जमीन के ऊपर होती हैं वो पीली पड़ के मुड़ने लगती हैं गोल गोल होकर और सूखने लगती हैं। तो ये रस चूसक कीट है। रस चूसक कीट अगर खेत में दिखाई दे रहे हैं तो इसके लिए आप नीम के तेल का इसमें प्रयोग कर सकते हैं। 5 ml 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना है। दूसरा, इसके स्पेसिफिक कंट्रोल के लिए आप थायोमिथॉक्सान या इमिडाक्लोप्रिड नामक जो कीटनाशक है इनका आप प्रयोग कर सकते हैं। ये रस चूसक कीटों के लिए बड़ी कारगर होती हैं और इसकी मात्रा लगभग हमको रखनी है 0.5 ग्राम 1 लीटर पानी में, या इमिडाक्लोप्रिड 5.5 ml 1 लीटर पानी में मिलाकर हमको इसमें छिड़काव करना है। तो आप मिट्टी भी चढ़ाएं, कीटों को भी आप देखते रहें, और जहां पर आपने मल्चिंग की हुई है वहां पर इस तरह की समस्याएं कम आती हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि इसमें उत्पादन अच्छा आएगा। जी डॉक्टर साहब, जो भिंडी है मुझे लगता है बच्चों की बात करें, बड़ों की बात करें, सबके मन पसंद रहती है। और अब तो ये कि एक सुविधा भी हो गई है, पहले तो सिर्फ सीजन में ही आती थी, अब तो वर्ष भर मिलती है। लेकिन हम भी जब जाते हैं, विपणन की जो बात है, हम गृहिणियां हैं या कोई और भी है, बाजार जाएगा, अगर भिंडी मुड़ी हुई है उसको बिल्कुल नहीं खरीदेगा, मोटी है, कड़क है, वो नहीं खरीदेगा। तो कहाँ से वो कीड़ा आएगा, किस प्रकार से भिंडी की जो फसल है किसान भाई उसको कैसे अच्छी लेगा? देखिए, भिंडी की फसल में सबसे अच्छा होता है कि पहले, चूंकि अभी लगाने का समय आ रहा है, ये इस समय लगती है और बारिश के समय लगेगी। तो आजकल बहुत सारी अच्छी अच्छी किस्में हैं, जैसे भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र ने इस समय बहुत अच्छी किस्में इसमें निकाली हैं। ऐसे काशी चमन नाम की एक किस्म आई है। इसके अलावा और भी कई किस्में, काशी लालिमा, आजकल लाल रंग की भी भिंडी आप देखते हैं, वो भी आई है। तो एक तो आप किस्मों का अच्छा चयन करें जो मुलायम रहती हैं, है ना। और इसमें दूसरी चीज हमें ये देखना है कि भिंडी की फसल में ये फल छेदक कीट का प्रकोप काफी ज्यादा होता है। जब एक बार इसके जो तितली होती है, जब फल के ऊपर या पौधे के ऊपर अंडा देती है और उसके अंदर इल्ली आप देखेंगे अंदर विकसित होती है और फल मुड़ जाता है, और ऐसा फल आगे चल के मुड़ा हुआ रहेगा, सड़ के गिर जाएगा, और आगे भविष्य में जब हम भिंडी लगाएंगे तो भी इस तरह की समस्या आएगी। तो आप खेत को आप साफ सुथरा रखें, खरपतवार निकालते रहें। ज्यादा जो हम देखते हैं किसान भाई पौधों की बढ़वार के लिए यूरिया का प्रयोग ज्यादा करते हैं, तो वो भी आप अनुशंसित मात्रा में ही पोषक तत्वों का प्रयोग करें। दूसरा, इसमें ना बाजार को बहुत ज्यादा ध्यान में रखना पड़ता है। इसमें अगर थोड़ा सा भी बाजार, अगर इसका आकार बड़ा हो गया और तुड़ाई हमने समय पे नहीं की तो उसका बाजार भाव नहीं मिलता है, क्योंकि भिंडी चूंकि फल कोमल फल खाया जाता है, तो आप इसकी नियमित रूप से आप ये नहीं देखें कि फल बड़ा हो जाएगा फिर हमें तोड़ना है तो बाजार में भाव नहीं मिलेगा, है ना। तो नियमित रूप से उसकी तुड़ाई करते रहें जब वो कोमल रहे, और शाम के समय पे इसकी तुड़ाई करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है ना। तो समय पे तुड़ाई करें, किस्मों का अच्छे से चयन करें, ज्यादा नत्रजन युक्त उर्वरकों का प्रयोग ना करें, जिससे क्वालिटी इसकी अच्छी रहेगी। जी, हमने बात की आपसे आलू की, प्याज की, लहसुन की। अब पैदावार तो अच्छी हो गई और कभी कभी तो बम्पर पैदावार भी होती है। अब समस्या आती है किसान भाइयों को कि भंडारण में कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखें, क्योंकि भंडारित कर लिया और फिर वहां पर सड़न की समस्या आ जाती है। तो किस प्रकार से भंडारण में जो सावधानियां हैं वो बरतें? नहीं, देखिए, इसमें क्या होता है कि जैसे हमें पहले तो ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ हमारे पास ज़्यादा उत्पादन हो रही है तो उसको आपको भंडारण करें, क्योंकि एकदम किसान खेत से निकालता है फिर बाजार में ले जाता है तो कभी कभी उसे भाव नहीं मिलता है ना। तो अगर हम थोड़ा सा, क्योंकि आजकल मध्य प्रदेश में देखते हैं कि काफ़ी सारे वेयर हाउसेज हो गए हैं, कोल्ड स्टोरेज हो गए हैं, अनियन के स्टोरेज हो गए, प्याज भंडार के हो गए, तो आप भंडारण पर ज़्यादा फोकस करें। अब भंडारण में लेके कैसे जाना है, तो सबसे पहले हमको ध्यान में रखना है कि पूरी तरह से फसल पक जाए जब ही उसकी खुदाई करें। अगर हम आलू कच्चा खोद लेंगे तो भी दिक्कत आएगी, है ना। तो पहले अच्छे से इसको खेत में तैयार हो जाने दें, चाहे
प्याज हो चाहे लहसुन हो और आलू। अब इसके बाद आप देखेंगे जब भी हमें तुड़ाई करनी है, खुदाई करनी है, उससे पहले पानी देने बंद कर दें। फिर इसके बाद जब इसकी खुदाई हो जाती है तो कुछ समय के लिए प्याज और लहसुन को खेत में रखा रहने दें, जिससे क्या होता है इसमें अतिरिक्त नमी होती है, क्योंकि नमी के कारण ही फफूंद जनित रोगों का प्रसार होने की संभावना रहती है। तो इसको अतिरिक्त नमी है उसको थोड़ा सा निकल जाने दें। फिर आप इसको छायेदार स्थान पे ले आए, छायेदार स्थान पर लाकर ऊपर का हिस्सा है लहसुन और प्याज का उसको काट दें। 2 से 4 दिन उसको रखा रहने दें, उसको अच्छे से अलट पलट करते रहे तो ऊपर से उसका जो मुंह होता है वो बंद हो जाता है, यानी नमी जो रहती है वो निकल जाती है और उसके बाद ऊपर जब हिस्सा सूख जाता है तो उसमें फफूंद की प्रवेश नहीं होता है। इसी तरह से आलू में भी अब जब खेत से लेकर आते हैं तो अपन सड़े गले या कटे फटे, क्योंकि खुदाई के समय कट जाते हैं, तो उसको आप अलग कर दें। अगर उसमें नहीं तो क्या होगा, उसमें फफूंद लग जाएगा और अच्छे आलू में भी वो फफूंद जाएगा। तो आप ग्रेडिंग सॉर्टिंग कर लें। उसके बाद आलू को तो कोल्ड स्टोरेज में ले जाएं, लहसुन को जो होता है छायेदार जगह पे, हवादार जगह पे रखें, और प्याज भंडार गृह जो होते हैं जिसमें नीचे भी जालियां रहती हैं, अच्छा यानी उसको कोल्ड स्टोरेज में रखने की आवश्यकता नहीं है। खुले हवादार जगह पे भी अगर प्याज को स्टोर करते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि नीचे से भी उसमें हवा का आवागमन होता रहेगा तो वो प्याज खराब नहीं होगा। समय समय पे इसको पलटते रहें। और आलू को तो आप जहां पर भी रख रहे हैं तो कोल्ड स्टोरेज में पहले व्यापक रूप से जांच लें कि वो आलू के लिए उपयुक्त है या नहीं है, तो उस हिसाब से आप भंडारण करेंगे तो अच्छा रहेगा। जी, ये हमने बात की भंडारण की, लेकिन अब इसके बाद भी हम किसान भाइयों को ये समझाते हैं कि एक अतिरिक्त आय पाने के लिए उन्हें प्रसंस्करण करना चाहिए। तो प्रसंस्करण की विधियां कौन कौन सी होनी चाहिए? क्या उनका प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केंद्र में भी किसान भाइयों को मिलता है? जी देखिए, देखिए आजकल उत्पादन तो किसान भाई बहुत कर रहे हैं। अब उत्पादन से अच्छा जो हमने उत्पादन किया उससे अच्छा मूल्य प्राप्त करने के लिए प्रसंस्करण, अगर किसान भाई उत्पादन के साथ प्रसंस्करण भी करते हैं तो ज़्यादा फायदा ले सकते हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि आलू, जैसे अभी वर्तमान में आलू मध्य प्रदेश में बहुत व्यापक बम्पर उत्पादन होने वाला है, साथ में प्याज और लहसुन का। तो अगर इसका प्रसंस्करण करते हैं तो मूल्य अधिक मिलेगा। जैसे आलू में आलू का पाउडर हुआ, आलू के चिप्स हुए, फ्रेंच फ्राइज हुए, उनको किसान भाई बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि ज़्यादातर हमको ऐसी किस्मों को लगाना है खेत में जब हम बुआई करते हैं जो प्रसंस्करण योग्य हों, यानी जिसमें ठोस पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होती है, नमी कम होती है, तो उनको हम कर सकते हैं। तो आलू के तो बहुत सारे उत्पाद हैं जो हमारी गृहिणियाँ भी बनाती हैं, स्वयं सहायता समूह में भी बनते हैं, इंडस्ट्री में भी बनते हैं। इसके अलावा प्याज का भी पाउडर बनता है, प्याज के चिप्स बनते हैं। इसके बाद जो प्याज का पेस्ट भी बनता है, आज के समय में गृहिणियां प्याज का पेस्ट पसंद करती है, लहसुन का पेस्ट बना सकते हैं। और इसके अलावा टमाटर वगैरह के पाउडर हुए, टमाटर के दूसरे उत्पाद हुए, वो भी इस समय किसान भाई इसमें बना सकते हैं। अब इसको, क्योंकि आज के समय में बाजार के ध्यान में रखते हुए उत्पादों को बनाना चाहिए, तो इसमें बहुत सारे जो उत्पाद, नए नए उत्पाद बन रहे हैं, इनको प्रसंस्करण कैसे करना है, इसके लिए आप अपने कृषि विज्ञान केंद्र में या फिर उद्यानिकी विभाग में आप संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि भारत सरकार की कुछ योजनाएं हैं जो प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही हैं, जिसमें से प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना। तो ऐसी जो आप उद्योग लगाना चाहते हैं वहां पर आप संबंधित अधिकारी से या मास्टर ट्रेनर से या फिर जो जिला रिसोर्स पर्सन है उनसे संपर्क करके पहले इस पे प्रशिक्षण ले लें। प्रशिक्षण लेने के बाद फिर आपको इससे संबंधित उद्योगों को लगाना है। अब उद्योग लगाने की बात आती है तो इसमें भारत सरकार की तरफ से लगभग 35% का अनुदान किसान भाइयों को, या जो भी है नवयुवक हैं हमारे या स्वयं सहायता समूह के लोग हैं, वो लगा सकते हैं। और 35% अधिकतम 10 लाख रुपए तक का इसमें अनुदान की इस योजना के अंतर्गत व्यवस्था है। तो इसमें किसान भाई ले और प्रसंस्करण करेंगे तो आय भी अधिक होगी और सर, मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि घड़ी की सुई बता रही है कि अब हमारे पास समय बहुत कम बचा है। किसान भाइयों, अगर आप हमारा आज का ये अंक दोबारा देखना चाहते हैं तो कल सुबह 7:30 पर आप पुनः प्रसारण देख सकते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, नमस्कार।
जिससे चाहो खुशी वो ही देता है गम, जाने किस दौर में आ गए आज हम। जिससे चाहो खुशी वो ही देता है हम, जाने किस दौर में आ गए आज हम। जिनके